नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और बात करेंगे आज किसानों की। जी हां, हरियाणा और पंजाब में किसानों को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हरियाणा पुलिस के इनकार के बावजूद शंभू बॉर्डर से किसान कल दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। उन्होंने 100 किसानों के जत्थे को पैदल रवाना होने का ऐलान कर दिया है, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस अंबाला में अलर्ट है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही है। किसानों के आंदोलन पर राजनीतिक बवाल भी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। पंजाब के आंदोलनकारी किसान कल दिल्ली आ रहे हैं, जिसे लेकर अंबाला का प्रशासन अलर्ट है और शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं किसानों पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने मोदी सरकार को किसान हितैषी बताया है और कहा है कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से ही। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए, पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। किसान भाइयों की, आदरणीय किसान भाइयों की जो मांग थी कि एक हाई पावर कमेटी बना करके इसमें सारा मैटर देखा जाए, वो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में उस कमेटी का गठन हो गया है, जो बातें सारी सुनेगी। और एक चीज और है, मोदी जी से बढ़िया किसानों का ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मतलब इतना ध्यान मोदी जी ने किसानों के लिए रखा है कि कोई रख ही नहीं सकता उनके सिवाय। और आज हरियाणा में आप देखें 24 फसलों पर एमएसपी, 24 फसलों जो किसानों की मांग थी, हमारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं और तुरंत पेमेंट। मतलब आप देखेंगे 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सुविधाएं हो रही। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमएसपी देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा है। पराली का सबसे बड़ा प्रबंधन हमारी सरकार करिए, ये हम नहीं करे, ये हमारे न्यायालय बोल रहे इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी 6700 रुपए क्विंटल बिकी और पंजाब में आपके बॉर्डर पर स्माइलाबाद के साथ ही लगता पंजाब का एरिया है, वहां पे 3500 रुपए और उसकी पेमेंट भी आज तक नहीं आई। तो हम किसान के बेटरमेंट के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ हमने किया है, कर रहे हैं। और मैं तो किसान जितने भी जत्थेबंदी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जी, ये कहूंगी कि एक कमेटी बनाई गई है उन्हीं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं, उनकी सुनवाई भी हुई थी। किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे सरकार ने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं
किसानों के हित के लिए। हमारा मात्र यही एक प्रदेश है जहां पे 24 फसलों के लिए एमएसपी दी जा रही है किसानों को, और एक एक दाने की खरीद हो, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का दिशा निर्देश उन्होंने शुरू से ये दिया है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की भी किसानों की दिल्ली कूच को लेकर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। एमएसपी पर कमेटी बनी थी, अब तक कुछ नहीं हुआ। सरकार बताए कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है और कौन सी वो फसलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सबको अपनी बात के कहने का अधिकार है। शांतिप्रिय ढंग से आएंगे, अपनी बात कहेंगे। कोई रोकना जो है ना अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर पीसफुल नहीं आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज का समाधान निकालें, क्योंकि काफी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पे हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो एक जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके आने से रोकना नहीं चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में न ले। मेरी भी किसानों से अपील है भाई कोई कानून अपने हाथ में न ले, शांतिप्रिय ढंग से अपना। किसान मार्च में खबर ये भी है कि किसान भी आपस में एकजुट नहीं है। सवाल ये कि किसान अन्नदाता कब तक ऐसे ही परेशान होते रहेगा। समस्या का हल क्या है? किसानों के मार्च से पहले ही कई जगह पर झड़प है। कल क्या हाल होगा? किसानों की मांग कब पूरी होगी? देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की समस्या का समाधान कब तक, यही स्थिति कब तक बनी रहेगी, किसानों की मांगे क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और किसानों की कल की रणनीति भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। योगेश सिहाग जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयेंद्र रेणु जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एनएलयू के। स्वामी इंद्र जी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इसके अलावा हालातों को लेकर भी जानकारी लेंगे। हरियाणा न्यूज की संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंबाला में किस तरह के हालात है वो भी जानेंगे। संवाददाता राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अगर हम कल की रणनीति की बात करते हैं तो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, क्या है रणनीति कल को लेकर किसानों की? राजश्री जी, किसान दल की एक ही नीति है, देश हित राष्ट्र हित में आगे बढ़ना। किसान आज देश में राष्ट्र हित में, देश हित में आगे बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि देश के अंदर जो कालाबाजारी का बाजार, जो सरकारों के अप्रत्याशित तरीके से पीछे से उनको सपोर्ट करना और किसान को लताड़ना, उसकी बातों को ना सुनना, आज तक जाहिर हो चुका है। आप देखिए कि पंजाब का किसान मेरा 13 फरवरी से लगभग 10 महीने से सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। आज हार्ट कपाने वाली ठंड जो हड्डियों को जकोड़ देती है, उस ठंड के अंदर भी किसान वहां बैठा हुआ है। वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि हमसे कोई वार्ता होगी। आपने देखा कि किसान से केंद्र के मंत्री ने आकर, केंद्र के पूर्व कृषि मंत्री ने भी आकर, अर्जुन मुंडा जी ने भी हमसे बात की थी, किसानों से बात की थी। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? जिस ड्रोन के बारे में देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये क्रांतिकारी सिद्ध होगा, देश के किसानों के लिए लाभदायक होगा, खेतों में किसानों को इसकी उपलब्धता का अधिक ज्ञान दिया जाएगा, उसको बहुत फायदा होगा। उसी ड्रोन से आकाश से हमारे पर अग्नि वर्षा भी की किसानों के ऊपर, बम के गोले फेंके गए। ठीक है, हमारा कसूर ये था कि मैं आपसे कल को लेकर रणनीति जानना चाह रही हूँ। बात पूरी कराता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी सर, ऐसे में चर्चा नहीं हो पूरी करना चाहता हूँ। कि किसान का धैर्य देखिए और फिर ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये पर्चा चिपका देना कि आप कानून को अगर हाथ में लेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आज देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद किसानों के लिए एमएसपी की लड़ाई के लिए, धान की मूल्य वृद्धि के लिए अर्धनग्न अवस्था में नैर सिंह सैनी जी भी हमारे आंदोलन को खुद लड़ चुके हैं किसानों की आवाज बनकर। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कल किसानों की रणनीति क्या है? कितने की संख्या में किसान पैदल रवाना होंगे? आप लोग क्या प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं?
देखिए, प्रदेश सरकार ये बोलती है कि किसान जो है ट्रैक्टर लेके आते हैं, ट्रैफिक प्रभावित होता है। कोई बात नहीं, हम नहीं लेके आएंगे। ठीक है। प्रदेश सरकार बोलती है किसान अधिक संख्या में आ जाते हैं, ठीक है, हम मिनिमम संख्या में आएंगे। प्रदेश सरकार बोलती ये बड़े बड़े यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, हम पैदल चल लेंगे। हम तो महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम उस आंदोलन में जुड़े हैं जब देश की आजादी के लिए देश के राष्ट्रपिता खुद चलकर किसानों के पास चंपारण की बिहार की धरती पर चलकर आए, पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद कि हे मेरे किसानों, कि आप इन 3 कानूनों का विरोध करें, मैं आपके साथ हूँ। उस चंपारण के समय भी आंदोलन में जब भारत की आजादी आंदोलन लड़ा गया, तब भी 3 कृषि कानून थे जो किसानों के लिए घातक थे। जब चाचा अजीत सिंह ने इसके लिए अपने प्राणों की पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए ना। मैंने आपसे पूछा आप लोगों की रणनीति क्या है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग रणनीति ये बनाकर चल रहे हैं, आप लोग पैदल जाएंगे, परमिशन नहीं मिली है फिर भी आप लोग जाएंगे, तो पैदल यात्रा कैसे होगी? कितने घंटे तक आप लोग पैदल चलेंगे? क्या है आप लोगों की तैयारी? संघर्ष इतना बड़ा है। ये तो देश की आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। किसान को आर्थिक तौर पे गुलाम और मजबूर बनाया जा रहा है। उस आंदोलन की रणनीति नहीं होती, नीति होती है और दृढ़ संकल्प होता है। तो आप लोगों ने तय तो किया होगा ना कि कितने घंटे आप लोग पैदल चलेंगे, कैसे जाएंगे? सिक्योरिटी टाइट है, अंबाला में सिक्योरिटी टाइट है, शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है, धारा 163 है, धारा 144 है। भारत का किसान, मैं बता देता हूँ, कोई हम अपराधी नहीं है। बिल्कुल, हम ना ही कोई अपराध करने जा रहे हैं। हम देश की सरकार को उनके द्वारा किए हुए वादे याद लाने की बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही ने कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो आप एमएसपी गारंटी की जो आपने कमेटी बनाई है उसकी सिफारिश को कब लागू कर रहे हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कब आप लागू कर रहे हैं, हमें बता दीजिए। इतनी सी बात है। तो उस बात को सुनने के लिए और सुनाने के लिए दिल्ली के जो है जाकर, दिल्ली देश की राजधानी में जाकर, जहां सब पार्टियों को अधिकार है कि रामलीला मैदान में जाकर अपनी बात रखें, जंतर मंतर में जाकर अपनी बात रखें। क्या भारत का वो बेटा जो देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाता है, सबसे ज्यादा संख्या के अंदर हमारा 95% इस देश के अंदर फांसी लेने का रिकॉर्ड है देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों का। आज भी अगर देश की लिए सीमाओं पे छाती पे कोई गोली खाता है, वो किसान का मेरे का बेटा ही है। तो क्या आप हमारी राष्ट्रभक्ति पे ठीक है, इंद्र जी बने रहेगा, इसलिए आप हमें देश की राजधानी, इंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। बाकी प्रवक्ता जुड़े, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले अपराजिता से जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता, कुछ दिन पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ उसमें कहा है किसानों ने? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए प्रेस वार्ता की, जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि कल वो दिल्ली के लिए कूच करते हुए नजर आएंगे और जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है, यानी अगर दिल्ली जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली से उन्हें जाने की इजाजत नहीं है, तो पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। तो किस तरीके से जो खाने की सामग्री, जो पानी पीने का, ताकि जो हरियाणा या पंजाब से जो किसान जा रहे हैं दिल्ली के लिए, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो पूरी तैयारियां किसानों के द्वारा कर दी जा चुकी है। साथ ही जिस प्रेस वार्ता में कई चीजों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि अगर हमें दिल्ली जाना है तो हरियाणा सरकार से क्यों परमिशन लेने की जरूरत है। दूसरी अहम चीज कि अगर कितने लोग हर रोज दिल्ली के लिए जाते हैं, हरियाणा से गुजरकर दिल्ली के लिए जाते हैं, तो अगर उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तो हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ कहा गया है कि क्या हम एक इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं कि 144 सेक्शन लगा दिया गया है, क्यों लगा दिया गया है, चाहे अंबाला की बात कर ली जाए या फिर दिल्ली की बात कर ली जाए, इन चीजों पर भी सवाल उठाया गया है। और साथ ही जिस तरीके से देखिए, काफी अहम चीज हो जाती है कि अगर किसान 2.0 आंदोलन की हम बात करते हैं, जिस तरीके से जो फरवरी में जो शुरू हुई इस वर्ष, और तब से लेकर लगभग 10 महीने होने को है, अब भी किसान डटे हुए हैं और फाइनली वापस से दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। एक और जहां अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश दिल्ली लगे हुए जो बॉर्डर है वहां पर भी किसान दस्तक दे रहे हैं। दूसरी ओर कल वापस से हरियाणा पंजाब के किसानों ने भी दिल्ली कूच करने का फैसला लिया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें आगे रहती है, क्योंकि देखिए, बात की जाए और किसानों की, तो पैदल मार्च करने का उन्होंने फैसला लिया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से कहां तक वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और साथ ही अगर विपक्ष की भी बात करते हैं, तो हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार को उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपनी बातें रख सके, मगर शांतिपूर्वक तरीके से। लॉफुली अगर तमाम चीजें होती है तो उन्हें दिल्ली आने से रोकने का नहीं रोकना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल
हो जाता है, मगर शांतिपूर्वक तरीके से तमाम चीजें होनी चाहिए, तो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पक्ष की हम बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी कई चीजें कही जा रही है, चाहे एमएसपी को लेकर के हो जाए, डीएपी खाद को लेकर के। देखिए विधानसभा में कई चीजें सवाल उठाए गए थे, तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन काम कोई कर रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कर रहा है, चाहे वो एमएसपी की बात कर ले, 24 फसलों का एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। वहीं विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आज भी सवाल उठाया गया कि आखिर वो कौन से 24 फसल है जो सरकार खरीद रही है, उन फसलों का नाम बताए। ठीक है, अपराजिता बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हाँ बने रहिए हमारे साथ अपराजिता, बिल्कुल ठीक है। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, एक तरह से देखा जाए तो अंबाला पर सिक्योरिटी काफी टाइट है, शंभू बॉर्डर के पास किसान डटे हुए हैं, काफी समय से डटे हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, सुबह तक तो जो था शंभू बॉर्डर पर जो 3 लेयर जो बैरिकेडिंग थी वो की गई थी और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिसके अंदर जो है आरएएफ और हरियाणा पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। लेकिन इस समय अब जहां हम खड़े हैं ये शंभू बॉर्डर से 5 किलोमीटर पीछे है और यहाँ फिर जो है 2 बॉर्डर जो है और लगा दिए गए हैं, जहाँ से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चाहे मीडिया का हो या कोई भी व्हीकल हो, उसको अंदर जाने से मनाही की गई है। और अब हम जहां इस जगह खड़े हैं वहां पुलिस का सफाई तौर पर कहना है कि किसानों को किसी भी सूरत में जो है वो यहां से हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारे ऊर्जा, श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विजय, उन्होंने भी परसों बयान देकर कहा था कि अगर किसान दिल्ली पुलिस से एनओसी ले लेंगे और वो हमें दिखाएंगे तब हम उन्हें एंटर होने देंगे। लेकिन आज जो जिला प्रशासन है उसने भी धारा 163 लगा दी है, 5 या 5 से ज्यादा आदमी के इकट्ठा होने पर मनाही है और जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। हरियाणा के जो अंबाला के आईजी हैं और एसपी हैं वो समय समय पर मौका मुआयना कर रहे हैं और उनका भी सफाई तौर पर कहना है कि जब तक वो एनओसी नहीं लाते तब तक उन्हें हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया। ठीक है, बने रहिए राजकुमार हमारे साथ। योगेश जी, किसानों की जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? जो तैयारी हरियाणा में की जा रही है प्रशासन की तरफ से, उसे लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे तो आप लोग चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन जब पंजाब के किसानों की बात आती है तो क्या पार्टी आपस में चर्चा करती है इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है। किसान आंदोलन में जब आज से 4 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, 3 काले कानून जिसकी किसानों ने कोई डिमांड भी नहीं की थी, वो अन्नदाता पर थोपे गए और उसको इतने बड़े लंबे संघर्ष के बाद किसानों की 750 किसानों की शहादत के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से माफी मांगी और उन्हें वापस लिया। और उस समय मैं समझता हूं कि उन्होंने एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की बात कही थी और एक कमेटी बनाई गई थी, परंतु आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है, किसानों का मौलिक अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है कि किसान दिल्ली भी नहीं जा सकते। कितनी बड़ी बात है राजश्री जी, और वो भी जब अब किसानों ने ये बात रखी है कि हम बिना ट्रैक्टर ट्राली जाएंगे, हालांकि सामान की आवश्यकता होती है परंतु वो फिर भी उस जिद पे नहीं है। परंतु सरकार एक लॉ एंड ऑर्डर का एक हवाला देकर कि शांति प्रिय प्रदर्शन को, आप प्रजातंत्र की यही खूबी है कि हर व्यक्ति को हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है संगठन को अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रूप से करने का। परंतु सरकार, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी भूल होगी सरकार की, जिस तरह 4 साल पहले किसानों को रोकने का प्रयास किया गया और उन्होंने ये कहा इस समय के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कि ये हरियाणा के किसान तो आंदोलन में है ही नहीं। और आप देखिए किस तरह कारवां बनता गया और आप देखना इस तरह से जो सरकार जो जाति करेगी अन्नदाता पर, तो पूरे हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत का किसान नामजद होगा। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम किसानों के इस आंदोलन में, किसानों का आंदोलन है और उसमें हम पूरी तरह से साथ हैं। और एक बात और कमलाश्री जी, विधानसभा सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी और इनके मंत्री, उन्होंने किस तरह से जो एक सफेद झूठ बोला कि हरियाणा में एमएसपी पर खरीद की जा रही है। मैं उदाहरण देता हूँ, जीरी कहीं भी एमएसपी पर अगर खरीदी गई हो तो ये
उसका कोई सबूत दे दे, एविडेंस कोई, अगर इनके पास जे फार्म हो एमएसपी पे खरीद का। मैं ये बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया 3100 रुपए में जीरी खरीदेंगे, लेकिन कहा एमएसपी। हाँ, आपने उससे पहले बाइट भी सुनी होगी। बाकी जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, कैबिनेट के मंत्री कहते हुए नजर आए कि सरकार तो उनकी हर मांग को मान रही है। बिल्कुल राजश्री जी, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि इतने मंत्रियों की बाइट मैंने सुनी, तभी ये बात कह रहा हूँ कि एक मंत्री होकर आप संविधान की सबक लेते हो सच्चाई बोलने की, और आप देखिए किस तरह से सफेद झूठ बोला जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये भी मांग करता हूँ कि हरियाणा में इस बात की जांच हो कि एमएसपी पे जीरी खरीदी गई या नहीं, किन किसानों की जीरी खरीदी गई 3100 के भाव पे। ठीक है, इस तरह से ठीक है, बने रहे जी, योगेश जी बने रहे हमारे साथ, रेणु जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो हरियाणा से ही गुजर कर वो जाएंगे, पंजाब के किसान हैं तो जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, तो क्या कहते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए राजश्री जी, सर्वप्रथम तो मैं निवेदन कर किसान भाइयों से, सरकार से और पुलिस व प्रशासन से, हम सभी प्रदेश के निवासी हैं, देश के निवासी हैं, जिस किसी की कोई समस्या है वो अपनी समस्या उसी तरीके से उठाए, शांति बनाए रखे, माहौल को खराब न और शांति प्रिय ढंग से इस बात को हैंडल करने का कोशिश करें। हाँ। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन है क्या जायज है कि नाजायज? देखिए, जो रास्ता है पंजाब का किसान हो चाहे किसी दूसरे प्रदेश का किसान हो, जिसके लिए दिल्ली का रास्ता हरियाणा से होकर के गुजरता है, तो वो हरियाणा से ही जाएगा, हमारे पास क्यों जाएगा? हाँ। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, क्या उचित है या अनुचित है? अभी जिस प्रकार से सियाल साहब ने भी विस्तार से बताई, और उस टाइम हमें पूरी याद है, लगभग 12 डिमांडें किसानों की हुआ करती थी, उनको दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और एमएसपी की गारंटी के लिए विशेष तौर पर कमेटी बनाई, और उस कमेटी के ऊपर किसानों ने ऐतराज भी जताया था कि इसके अंदर जितने भी सदस्य दिए गए हैं वो किसान प्रो है, किसानी जो असली आंदोलन करता थे उनमें से व्यक्तियों को नहीं लिया गया, मेंबर नहीं बनाए गए, जो उस समय भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को किसान रत्न देने का काम करते थे, प्रधानमंत्री को जो है सम्मानित करने का काम करते, उन्हीं लोगों को उस कमेटी में बनाया गया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। यदि सरकार उसी तरह सही से कमेटी का गठन करती सबकी आत्मा से, तो ये आज नौबत लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए, पहले 378 दिन लगभग आंदोलन चला, इतना लंबा आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत भी हुई। किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार से कानून को अपने किया गया, बड़े ही सद्भावना से, बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से इतना लंबा आंदोलन इन्होंने चलाने का काम किया, अपना सारा साधन संपन्न अपने आप ही वहां पर रहे। तो आखिर अब सरकार इतना क्यों डर रही है, इतने प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे? एक किसान को 5-5 का जत्था जाएगा, पैदल जाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई शांति बनाए रखें, अब अपने हाथ में कानून को ना ले, और शांति प्रिय ढंग से यदि देश का नागरिक अपने विचार सरकार के सामने नहीं रख सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी है इंडिया में? जब कोई अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर सकता, तो इट मीन्स देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंड इट इज द हानन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज। लेकिन जो बयान सामने आए हैं, चाहे हाँ बिल्कुल ठीक, रेणु जी आप कह रहे हैं, लेकिन जो बयान सामने आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अनिल विज भी ये कहते हुए नजर आए थे, कैबिनेट के और भी मंत्रियों के बयान है, तो उनकी मंशा ये नजर आ रही है कि किसानों को रोकना है, वो शंभू बॉर्डर से क्रॉस होते हैं तो हमारी व्यवस्था जो है वो पूरी रहेगी, हम अलर्ट रहेंगे, ये उनकी तरफ से समझ में आ रहा है जहां तक। ठीक है, एक बार फिर से मैं आऊंगी स्वामी जी आपके पास जी। 5 सेकंड, एक बात मुझे कहनी है कि ये लोग अभी आपने 4-5 स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनवाने का काम किया, विपक्ष का केवल एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट आपने सुनवाने का काम, और उसमें मोहन लाल बड़ौली जी का विशेष करके मैंने बड़े ध्यान से ध्यान सुना कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दी है किसानों को। क्या ये सत्य है? इंद्रजीत जी बताएंगे क्या गारंटी आप लोग किसानों को मिली है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई गारंटी नहीं दी, और कैरियर के ऊपर बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसी सवाल पर ही मैं भी आ रही हूँ इंद्र जी के पास, मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ कि इंद्र जी देखिए, आप अगर इस चीज को समझिएगा तो किसान तो भारत का ही है एक तरह से, बहुत सारे राज्य हैं,
अलग कुछ कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ राज्यों में एनडीए की सरकार है। जो डिमांड की जाती है राज्य सरकारों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो भी तो पूरी नहीं हो रही है। वहां पर भी तो अगर हम प्रदेश में देखें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन सेंट्रल में भी यहाँ पर एनडीए को अगर हम मानकर चलते हैं तो इनके बीच भी आपसी मतभेद है कहीं ना कहीं। चाहे मैं एग्जांपल दूं, बिहार का एग्जांपल ले लीजिए आप, गुजरात का एग्जांपल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। जिन फसलों को लेकर वो समर्थित मूल्य की डिमांड करते हैं या एमएसपी की डिमांड करते हैं, वो सेंट्रल की तरफ से उसमें डिफरेंसेस काफी है, यानी कि जो डिमांड की जाती है उससे कम पैसे जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो यहाँ पर तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को अगर हम छोड़ दें तो किसानों को आपत्ति किस पार्टी से है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आपत्ति है? देखिए, हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा ये देश के लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी की जो गारंटी है भाजपा द्वारा पूरे देश में दी जा रही है। वास्तव में धरातल पे कहीं भी गारंटी नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन से जारी किया जाता है। रही इन सरकारों के बीच में अगर मतभेद है तब भी सरकारें काम की, जैसे आपने बिहार का उदाहरण दिया, पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण रूप की सरकार है। पर अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर तो 2006 के अंदर नीतीश कुमार जी ने तो जो मंडीकरण को ही खत्म कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां कार्य किया जा रहा है। उनकी मंशा और सरकार की मंशा एक ही है, तो भले वो अलग अलग घटक दल हो पर उनका विचारधारा एक ही है। इसलिए आप देखेंगे बिहार के अंदर कृषि को लेकर कोई भी कार्य आपको आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हरियाणा पंजाब के अंदर शुरू से ही खेती को जो है प्राथमिकता दी गई है। ये भी तो समझिए कि अगर कोई बिहार का किसान दिल्ली आना चाहे तो वो पैदल नहीं आ सकता। आप लोगों के पास ये जरिया है, तो बाकी राज्य के किसान तो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर भी आप लोगों ने पिछले दिनों अपनी बात रखी थी, तो ये मुद्दा और भी राज्यों में है, वो पर्टिकुलर पंजाब या हरियाणा में नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ से किसान पैदल चले थे जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने जाके मौके उनको रोका भी था। उनसे माफी मांगी कि हम जो लैंड एक्विजिशन बिल हम लेके आएंगे। लेकिन अब सरकार बदल गई वहां पर। कांग्रेस ने लैंड एक्विजिशन बिल लेके आई, जिसके अंदर किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। और दूसरी बात बता देता हूँ, अभी मोदी जी सरकार के अंदर 2017-19 के अंदर किसान जो है अपना तमिलनाडु किसान दिल्ली आया था, यहाँ तक कि वो अपने नरकंकाल भी अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के नरकंकाल लेकर भी आए थे और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से हमारे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें नुकसान हो रहा है और हमारे को किस तरीके से खेती में महरूम किया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हमें हावी होता जा रहा है। वो तमाम बातें किसान ने बताई थी। ये आंदोलन एक प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत के जनमानस का आंदोलन है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये काला बाजारी के खिलाफ करने वाला आंदोलन है। लेकिन केंद्र जी, आरोप ये लग रहा है कि किसान भी आपस में एकजुट नहीं है। वो अलग विषय है, विचारधारा के आधार पर कई बातों को लेकर। तो आप लोगों के इस प्रदर्शन में या कल से जो आप लोग पैदल मार्च करने वाले हैं, क्या उसमें किसान दल एकजुट है या कौन कौन से किसान दलों ने आप लोगों का नाता छोड़ दिया है? देखिए, हमारा किसी ने नाता नहीं तोड़ा। एक्चुअली इसमें हमारे बीच में क्या हुआ, जो आपने देखा कि 13 महीने का आंदोलन चला तो कुछ किसान साथी राजनीति करना चाह रहे थे। और बीकेयू का जो हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें हमने लिखा हुआ है क्लियर, हमारे जो बुजुर्गों ने, महेंद्र सिंह टिकैत हो और भले ही आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अपना बादल साहब हो और भले ही अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी हो, ये तमाम ऐसे लोग थे जब किसान आंदोलन में काम करते थे। और इन्होंने खुद, और मैं चौधरी देवीलाल जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि किसान आंदोलन जो है उनका ही दिया हुआ एक आंदोलन है, उनके द्वारा की हुई मेहनत है। ये जो बीकेयू का जो बूटा लगाने वाले चौधरी देवीलाल ही थे, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया। पर जब उन्होंने राजनीति की तो पूर्ण रूप से राजनीति की, उन्होंने आंदोलन के साथ राजनीति कभी नहीं जोड़ा। यही कारण है कि हमारी जब राजनीति फलीभूत हुई तो किसानों की तो एक अलग रूप से हुई, पर हमने कभी भी अपने संगठन को राजनीति से नहीं जोड़ा। ठीक है इंद्र जी, आगे मैं आपसे इस पर भी बात करूंगी। इस पर शिवराज सिंह चौहान के स्टेटमेंट पर भी मैं आपसे बात करूंगी, बनी रहेगा हमारे साथ। अपराजिता लगातार जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपराजिता, आज एक तरह से देखा जाए तो किसानों को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला है, तमाम तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो किसान अगर दिल्ली कूच करते हैं तो क्या वहां पर भी किस तरह की कोई तैयारी है? प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हालांकि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचे, उससे पहले चूंकि उत्तर प्रदेश के किसान खुद ही दिल्ली के दस्तक पर पहुंचे हुए हैं, तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। यानी बैरिकेडिंग लगा दिया गया है पूरी तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार से जो किसान है वो असंवैधानिक तरीके से यानी बिना परमिशन के अंदर ना सके। चाहे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स की हम बात कर लेते हैं या फिर अगर दिल्ली से लगे हरियाणा बॉर्डर्स की हम बात करते हैं। हालांकि हमें याद है किस तरीके से जब किसान 2.0 के आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, हालांकि अंबाला बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया गया था, यानी सिंघू बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया गया था। मगर सिंधु बॉर्डर की हम बात करते हैं तो वहां भी आर्टिफिशियल वॉल्स को तैयार कर दिया गया था। आरएएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। तो उसी तरह की तमाम तैयारियां राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। यानी पूरी तरीके से प्रशासन मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से जो सिक्योरिटी लूपहोल ना हो सके। सबसे अहम चीज पहले ये हो जाती है, जो कि सेक्शन 140 यानी 163 BNS लागू किया जा चुका है, पहली चीज। दूसरी, चूंकि पार्लियामेंट सेशन जारी है, यानी इसी वजह से एक कहा गया है कि चूंकि पार्लियामेंट जारी है, इस वजह से सिक्योरिटी के मद्देनजर किसानों को दिल्ली में अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। ये तमाम कारण दिए गए हैं, तो जिसको लेकर के पूरी तरीके से, चाहे हम बात कर ले टिकरी बॉर्डर की या फिर हम अगर सिंधु बॉर्डर की बात कर लेते हैं, तमाम तरह की पूरी तैयारियां दिल्ली में भी की गई है, ताकि किसानों को दिल्ली आने ना दिया जाए। साथ ही देखिए, एक और स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री रमेश बिट्टू के द्वारा कहा गया था कि अगर किसानों को आना है, यानी जिस तरीके से डीसीपी की, एसपी की हम बात कर लेते हैं, तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते हैं दिल्ली में, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैम्पर होगी, लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मगर अब किसान कह रहे हैं कि जिस तरीके से मंत्री के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं, अब पैदल आने की बात कही गई थी, हम पैदल ही आ रहे हैं, हमें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। तो उसको लेकर के अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से और भी तैयारियां यहाँ पे की जाती है। हालांकि पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरह का अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे संभल मामले को लेकर भी कहा गया, और साथ ही किसानों के यानी ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात भी कही गई, जिसको लेकर के कल रात ही खदेड़ करके किसानों को हटा दिया गया, यानी जगह को खाली कर दिया गया। उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर भी अगर जरूरत पड़ती है, प्रशासन को जरूरत पड़ती है सख्ती बरतने की, तो बिल्कुल प्रशासन उन चीजों पर रुकेगी नहीं और सख्ती बरतती भी नजर आएगी, ताकि सिक्योरिटी किसी भी तरीके से सिक्योरिटी लूपहोल ना हो। पहला तो पार्लियामेंट हो जाता है, दूसरी नेशनल कैपिटल है, 163 BNS लागू है, तो तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली में जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई है। चाहे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर्स की बात कर ली जाए, हरियाणा से लगे बॉर्डर्स की बात कर ली जाए, तो पूरी तरीके से तैयारियां राजधानी दिल्ली में मुकम्मल कर दी गई है। बिल्कुल, अब राजिता बने रहे हमारे साथ। राजकुमार, अगर हम बात करें, अभी कुछ जगहों पर झड़प की भी खबर सामने आई है, तो उस तरह की स्थिति कल ना हो, उस लिहाज से क्या तैयारी है? क्या हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं? हरियाणा के सिर्फ एक जो शहीद भगत सिंह है, सिर्फ वो कुछ लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको जो MSP है कई फसलों पर दे दी है, और हरियाणा के किसान इसीलिए जो है ज्यादातर इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। गुरनाम सिंह चंडूनी गुट की बात की जाए तो वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं। और हालांकि पंजाब के जो किसान हैं, ज्यादातर वही पंजाब किसान की जत्थेबंदियां जो हैं वो इस बात पर अड़ी हैं कि वो दिल्ली जरूर जाएंगे, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे किसी तरह भी जाएं। लेकिन हरियाणा सरकार जो है ये कटिबद्ध है कि किसी तरह भी जब तक दिल्ली सरकार से उन्हें परमिशन नहीं मिल जाती और हरियाणा गवर्नमेंट उन्हें हरियाणा के अंदर घुसने की परमिशन नहीं देगी, हो सकता है कि पिछली बार की तरह यहाँ भी झड़प हो। क्योंकि आपको बता दें कि 13 फरवरी 2023 को इसी दिन जो है किसानों ने जो है यहाँ जाने की बात की थी, और हालांकि कुछ झड़पें भी हुई थी, और लेकिन बाद में बैरिकेडिंग की गई, 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। लेकिन इस बार जो है 6 लेन जो बैरिकेडिंग की गई है, और उससे पहले से ज्यादा तगड़ा इंतजाम किया है, पहले से ज्यादा फोर्सेस लगाई गई है, पहले ज्यादा RAF और CRPF भी लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार भी किसानों को जो है हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाए। और हालांकि हरियाणा के कई मंत्री हो या पुलिस बलों, नुकसान नहीं होना चाहिए, किसानों को नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, आप अभी सुन भी रहे थे, राजकुमार जानकारी दे रहे कि कुछ एक किसान है जो हरियाणा के हैं, कई किसान जो है वो संतुष्ट है, लेकिन हुड्डा का बयान हमने सुना, वो सवाल ही उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि MSP कहाँ है, सरकार कौन सी फसल पर MSP दे रही है। कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरियाणा कैबिनेट के, वो तो दावा कर रहे हैं कि किसान खुश है,
उन्हें यहाँ पर जितना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए फसलों का वो मिल रहा है? देखिए राजश्री जी, आपने देखा हुआ किस तरह से जीडी के दौरान किसानों को एमएसपी नहीं मिला, डीएपी पुलिस थानों में बांटी गई, परंतु सरकार तो ये कह रही थी कि बिल्कुल एमएसपी दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सफेद झूठ है। और मैं तो कहता हूं हरियाणा के किसान क्यों नहीं है फिर इस प्रदर्शन में? हरियाणा के किसान तो बिल्कुल इक्का दुक्का ही है, अगर है भी तो। हरियाणा का किसान बिल्कुल इसमें जो भागीदारी भी करेगा, और खनौरी बॉर्डर पे भी आप देख रहे हो किस तरह से हरियाणा के खूब किसान वहां बॉर्डर पे जा रहे हैं। और पिछले दिनों से जब से ये आंदोलन चल रहा है, और जैसे ही आंदोलन मैं अब भी बल्कि सरकार से भी ये आपके माध्यम से अपील करता हूं, सरकार को किसानों को नहीं रोकना चाहिए। शांति प्रिय किसान अपनी बात रखने दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, हर किसी का अधिकार है प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का, परंतु सरकार अपनी अक्षधर्मिता छोड़ के जो अनलॉफुल, अगर कोई भी कल किसानों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करती है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, और हम पूरी मजबूती के साथ किसान आंदोलन में उनका सहयोग भी करेंगे, तरफ से समर्थन करते लेकिन हैं। क्या हरियाणा का किसान संतुष्ट है? ये नजर नहीं आ रहा है आपको? लग नहीं रहा कि अगर किसान यहाँ पर हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं हो रहे प्रदर्शन में, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान खुश हैं? देखिए, पंजाब के किसान हरियाणा में जैसे ही एंट्री अभी बॉर्डर पे उन्हें रोका हुआ है, और जैसे ही पंजाब के हमारे किसान भाई आएंगे, हरियाणा के किसान पूरी मुस्तैदी के साथ गांव-गांव में टोलियां बन रही है, और किसान पूरा हरियाणा का किसान जो एमएसपी को लेकर जो सफेद झूठ बोला जा रहा है सरकार के द्वारा, कहीं एमएसपी नहीं मिल रही। और ये भी मैं बताता हूं कि जो प्रदेश सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो एमएसपी की गारंटी दे, एमएसपी केंद्र द्वारा दी जाती है। इसका पार्लियामेंट में कानून बनाए, और जिस तरह से बिल्कुल जो किसान विरोधी चेहरा मोदी जी का और हरियाणा सरकार का है। बिल्कुल, चलिए ये सवाल अभी विजेंद्र जी ने भी उठाया था, बीजेपी के कोई प्रवक्ता जुड़ते तो जरूर मैं इस पर जवाब लेती, लेकिन अगर वो डिबेट देख रहे होंगे तो इस पर रिएक्शन वो जरूर देंगे कि एमएसपी की गारंटी को लेकर जो मोहनलाल बडौली ने जो बयान दिया उस पर रिएक्शन क्या कुछ है, आपके बयान का क्या कुछ वो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, रेणु जी लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो प्रॉपर तौर पर काम कर रही है? जगदीप धनखड़ का भी आज आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है तो उसमें उन्होंने ये सवाल भी जरूर मर्ज किया है कि एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, वार्ता क्यों नहीं हुई? देखिए राशन जी, जब से कमेटी बनी है, जब आंदोलन समाप्त हुआ था, समाप्त से इसी शर्त पर हुआ था कि कमेटी बना दी गई है और जल्दी ही इसकी बैठकें होंगी और इसके ऊपर कोई जल्दी फैसला आएगा। लेकिन हमने तो कभी सुना नहीं कि इनकी कोई बैठक भी हुई है उस कमेटी की, और फैसला की तो बात ही छोड़िए, इक्का दुक्का बैठक भी शायद नहीं हुई है इनकी, कोई मतलब आगे वो कार्रवाई चली ही नहीं है। तो जब बैठकें ही नहीं हुई, कमेटी ही बना दी और बैठक उसकी कोई हुई नहीं, कोई उनके ऊपर वार्तालाप उन्होंने शुरू की नहीं, तो ऐसी कमेटी का फायदा क्या हुआ? देखिए राजश्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और देश की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई इस जमाने में, महंगाई के जमाने में कोई अपने घर से फालतू नहीं है। कोई आंदोलन धरनों में, प्रदर्शनों में, इस कड़ाके की ठंड में वहां खुले आसमान के नीचे कोई नहीं सोना चाहता। सभी चाहते हैं हम घर में अपने परिवार के साथ आरामदायक तरीके से अपना जीवन यापन करने का काम करें। जब कोई बिल्कुल कहते ना सिर के ऊपर से पानी चला था या बिल्कुल मिट्टी में गुफा डालने का काम होगा, तभी कोई अपना घर का कारोबार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके सड़कों पर आने को मजबूर होता है, गोलियों के सामने खड़ा होता है। अभी अन्यथा कोई नहीं जाता। और कोई कुछ लोग होते हैं जिनको इस बात की चिंता होती है, सभी संवेदनशील भी नहीं होते हैं, तो सभी विवेकपूर्ण भी नहीं होते। जो विवेकपूर्ण है, संवेदनशील है, वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमने अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ करना है, गलत नहीं होने देना। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात ये भी है कि देखिए एमएसपी ही एक मुद्दा नहीं है, इसके अलावा किसानों की आमदनी को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर आप नजर डालें तो पिछले दिनों जो किसानों की अब जो लागत है वो ज्यादा हो गई है, लेकिन आमदनी कम है, नुकसान ज्यादा है। इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अगर आप नजर डालेंगे 2016 से लेकर अब तक अगर हम देखें
तो किसानों की आत्महत्या के रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 4 या 4.5 लाख किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। ये तमाम मुद्दे भी है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। एमएसपी अगर बढ़ेगा तो किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन इसमें तमाम राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। लेकिन किसानों की स्थिति पर ज्यादा चिंता है। अब तो चिंता ये भी है कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो किसानों को नुकसान ना हो। इंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्र जी, आपको भी वो बयान याद होगा जब कैलाश चौधरी कहते हुए नजर आए थे कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, जो किसान खेत में काम कर रहे हैं वो किसान है, और खेत में काम करने वाले किसान जो है प्रदर्शन नहीं कर रहे। शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों भी कहते हुए नजर आए थे कि रिपोर्ट जो है हम उसे सार्वजनिक करेंगे। तो क्या किसानों का जो यूनियन है वो केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करने की कोशिश क्या कर चुका है? क्योंकि आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, क्या कभी बातचीत हुई तो क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है? बता देना चाहता हूँ, जब देश का सबसे बड़ा आंदोलन, मैं कहूँ विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जो दिल्ली की दहली लगभग 13 महीने चला, उस समय हमारे को केंद्र के मंत्रियों के साथ मिलने का मौका मिला। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से हमारी बात हुई, उन्होंने खुद कहा था कि हमने किसानों की 4 में 2 मांगे मांगी। हाँ। आप मुझे बताइए, देश के कृषि मंत्री बोलते हैं किसानों की 4 में 2 मांगे मान ली, एक एनजीटी का कानून मान लिया, और जो एक 2020 का जो बिजली का संशोधन बिल है उसको हमने नहीं आने देंगे। तो सरकार ने बात मान ली और बाद पता लगा वो दोनों बातों में हमारे को फिर फंसा लिया गया। किसान को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया, एनजीटी का बिल लगा दिया गया, और जो हमारे ट्रैक्टर थे उनको 10 साल की अवधि दे दी गई, और जो पराली की जो जलाने के ऊपर किसान पे जो दंड था वो 1 करोड़ का कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सरकारें वादा खिलाफी करती हैं। भले देश के प्रधानमंत्री हो, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि देश की इतनी गरिमा में जो कुर्सी में बैठकर देश के प्रथम नागरिक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के हक में बात लिखते हैं, चिट्ठी लिखते, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और उसके लिए मैं सशक्त कानून लेके आऊंगा। 13 महीने के आंदोलन के बाद जब 750 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, एक दफा भी संसद के अंदर उन्होंने नम आंखों के साथ उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी, और ना ही उनको शहीद का दर्जा दिया, न ही उनके पीछे आश्रित परिवारों को किसी प्रकार के मुआवजे की भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कोई घोषणा तक नहीं दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ होता है। जब हमारी वोट चाहिए होती है, हमें एक वोट की तरह, एक क्रोनाइजर की तरह हमारे को इकट्ठा किया जाता है, हमारे मुद्दों को उछाल कर कि एमएसपी गारंटी देंगे, 24 फसलों को हरियाणा में देंगे। अरे भैया, हम तो हरियाणा के अंदर ना तो रागी लगाते हैं। चिंता मैंने अभी जाहिर की, आपने सुना होगा, चिंता जो मैंने जाहिर की अभी कि प्रशासनिक तैयारी पूरी है, लेकिन फिर भी आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आप लोगों को रोकने की बात कर रहा है। किसी तरह का नुकसान होता है तो रोकता है। हाँ। जी मैं बताऊं राष्ट्रीय जी, जहाँ प्रशासन रोकता है किसान वहीं रुक जाता है। हम तो अपनी बात दिल्ली के कान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, फिजिकल नहीं पहुंच रहे, और वाणी तो हमारी पहुंच रही है। आप आपके चैनल के माध्यम से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, और देश से सरकार भी सुन रही होगी। आज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बीच में नहीं बैठे, उन्हें मालूम है सच्चाई का आंखें मिलाकर सामना नहीं कर सकते, वो चोरी चोरी सारी बातें कर सकते हैं, जैसे वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, पर आने वाले समय में उनको देश की जनता के साथ आंख मिलाकर बात करनी। लेकिन आपने अभी मोदी का जिक्र किया, जी कहीं काला बाजारी का बाजार खत्म तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक चीज और, आप लोग पैदल जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग पैदल जाने की बात कर रहे हैं, अंबाला से जब तक आप लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पानीपत आ रहे हैं तो आप लोग 9 तारीख तक पानीपत पहुंच जाएंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री का हम दिल से स्वागत करते हैं। वो अपनी राजनीतिक रैलियां कर सकते हैं और उनका अधिकार है, जिस प्रकार से उनको अधिकार है देश के अंदर भ्रमण करने का, ऐसे ही किसान को अधिकार है। हम अपनी बात को उसी तरीके से रखना चाहते हैं जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक संगठन दिल्ली जाकर जंतर मंत्र पर बात रखते हैं या रामलीला मैदान पे बात करते हैं। लेकिन परमिशन तो मिल नहीं रही है, आप लोगों को तो अंबाला में ही रोकने की तैयारी है, परमिशन तो मिल नहीं रही है। वो सरकार का काम है, सरकार क्यों भयभीत है उसका उदाहरण आपको आज मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव है जहां पर लोग खुद की मॉक ड्रिल करके वोट कर रहे हैं और वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। आप समझ सकते हैं, एक छोटे से गांव के अंदर कर्फ्यू लगा देना, वहां के लोगों को वोट के वो मॉक ड्रिल नहीं करना, यानी गांव गांव में संतोष जो पैदा हो रहा है। और मैं बता चाहता हूँ, भारत एक ग्रामीण देशों का देश है, ये भारत की जो रीढ़ की हड्डी ग्रामीण है। अगर ग्रामीणों के अंदर सरकार के हर कार्य के ऊपर शक बढ़ जाएगा
और शक के घेरे सरकारें आएंगी, सरकार को सरकार चलाने की बड़ी समस्या तो होगी। चिंता तो और हम यही चाहते है, हैं कि चिंता तो यही है, बिल्कुल चिंता तो यही है। ठीक है अपराजिता, एक चीज और है, देखिए प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पानीपत, अगर किसान आगे बढ़ जाते हैं अंबाला से, वो जाते हैं तो 9 तारीख तक पानीपत पहुंचने का कार्यक्रम भी हो सकता है अगर हम देखें तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी तो होगी ही। तो सरकार कह दे ना कि आप 9 तारीख के बाद चलिए। ठीक है उनका इंद्र जी बने रहेगा, मैंने अपराजिता से सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत। हाँ जी अपराजिता। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंद्र जी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो प्लान है वो दिल्ली जाने का है, और कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पानीपत दौरे पे रहने वाले हैं तो जो सिक्योरिटी है वो इस तरह की होगी कि कहीं ना कहीं किसान पहुंचकर वहां पे जो प्रोग्राम है उसके आसपास भी ना पहुंच सके, ताकि सिक्योरिटी लूप होल ना हो सके। जिस तरीके से किसानों ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है, दिल्ली जाने की बात कही गई है, पार्लियामेंट का घेराव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो किसानों ने कहा है कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसान पानीपत पहुंचकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, संभवतः वहां पहुंचकर जिस तरीके से अपनी बातें उन्हें रखनी है, मगर संभवतः पानीपत के दौरे पे किसान अपनी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली पहुंचकर जो उन्हें अपनी बातें करनी है वो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए अगर बात की जाए, अगर हम कांग्रेस के सांसदों की भी बात करते, जिस तरीके से जयप्रकाश की बात कर लीजिए, सांसद जयप्रकाश, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी की बात कर ली, उनके द्वारा कहा गया कि पार्लियामेंट में हम आवाज उठाएंगे, किसानों के हर एक मुद्दे को हम पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे और वहां पर जवाब भी लिया जाएगा, इस तरह की चीज कही जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो जाए या फिर स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है हरियाणा के किसानों का नहीं है, बल्कि मुद्दा है वो है पंजाब के किसानों को। पंजाब सरकार को इन चीजों को देखना चाहिए कि उनके किसानों को क्यों परेशानी हो रही है, क्यों नहीं वो अपने किसानों की जो चीजें हैं, जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर आने की जरूरत पड़ रही है, दिल्ली कूच, अपने खेतों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़ करके उन्हें रोडों पर, सड़कों पर दिल्ली आने की जरूरत पड़ रही है। तो उन लोगों का कहना है, यानी हरियाणा बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, मंत्रियों की बात करते, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि दिक्कत पंजाब सरकार में है, पंजाब सरकार अपने किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, वही हरियाणा सरकार मुकम्मल हर एक चीज कर रही है, चाहे एमएसपी की बात कर लिया जाए या फिर डीएपी खाद की, यूरिया की बात कर ली जाए, हर एक चीज की, तो हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अपने किसानों के लिए चीजें कर रही है। वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा है, तो संभवतः वो चीज एक सकारात्मक तरीके से हो जाए, जिस तरीके से जिन चीजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पे रहने वाले हैं, पानीपत दौरे पे रहने वाले हैं, तो वो चीजें एक शांतिपूर्वक तरीके से भी किया जाएगा और साथ ही सिक्योरिटी भी मुकम्मल रहेगी। संभवतः जो किसान है वो पानीपत आकर के किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैला पाएंगे, इस तरह की उनको चीजों की देखने वाली बात होगी। टाइट है सिक्योरिटी, अब देखने वाली बात होगी किसान किस तरह से आगे बढ़ते हैं। रेणु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रेणु जी आप कुछ कह रहे थे? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। राजकुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, एक तरह से देखा जाए तो आम जनता जो है वो भी आना जाना करती है अंबाला के रास्ते, तो क्या उनके लिए किस तरह की परेशानी रहेगी? रूट क्या डाइवर्ट किए गए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ? जी बिल्कुल, जैसे आपको बता दें कि किसानों को आज यहाँ बैठे हुए 378 दिन हो गए हैं और अंबाला ही नहीं आसपास के इलाके की इंडस्ट्री के लिए भी जो है काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए जो है हरियाणा ने अपने किसानों को जो है एमएसपी दे दी थी और आज भी जिला प्रशासन जो है इसमें चाक चौबंद रचा है और उन्होंने कई रूटों को जो है डाइवर्ट किया है, वो इसीलिए ताकि जो आने जाने वाली गाड़ी पंजाब जा रही हैं, यूपी से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, चंडीगढ़ जाने वाले रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। ये अंबाला में कालका चौक से जो है ये वाया बलदेव नगर होते हुए सीधा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी तरह अंबाला शहर से जो है इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। उनका स्पष्ट कहना है जिला प्रशासन का कि किसी तरह भी जनता को इससे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन साथ ही उनका किसानों को ये भी आग्रह है कि वो अपनी जिद छोड़ दे और वो जो है अपना आंदोलन वापस ले लें, क्योंकि उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि हरियाणा ने जब किसानों को एमएसपी दे दी है तो पंजाब अपने किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहा? पंजाब जो है सिर्फ राजनीति कर रहा है और इन किसानों को भड़का रहा है और जानबूझ के दिल्ली जाना चाहता है। उनका कहना है कि पंजाब चाहे हरियाणा की तर्ज पर जो है अपने किसानों को एमएसपी दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजकुमार बने रहिए हमारे साथ। योगेश जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, समाधान क्या हो सकता है इन तमाम चीजों का? देखिए राजश्री जी, मैं समझता हूँ कि
हरियाणा सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ के और एक हिटलर शाही नहीं अपनानी चाहिए। प्रजातंत्र में किसानों को शांतिपूर्वक रूप से वो दिल्ली जाना चाहते हैं और उनका अधिकार है। तो रास्ते बैरियर्स जो किए हुए हैं वो इलीगल है, अनलॉफुल है, उन्हें खोलना चाहिए और किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। क्योंकि वो तो जिस तरह रेणु साहब बात कर दे, किसान अपने घर से निकल के भूखा प्यासा निकलता है तो वो कोई शौक नहीं है उन्हें, उनकी बात अपनी मांग आवाज सुनाने के लिए दिल्ली जाना चाहता है और आप फिर भी उनको बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रहे हो, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, विजेंद्र जी से भी ले लेते हैं लास्ट कमेंट। ठीक है विजेंद्र जी, क्या जी हरियाणा सरकार को। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा सफेद झूठ सरकार बोल रही है हरियाणा के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। इस पर तो जवाब लेंगे, आज है नहीं बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है विजेंद्र जी। हाँ, राष्ट्र जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग एमएसपी की मांग है और वो आज के जमाने को देखते हुए अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक और अति जरूरी है। उसका जरूर सरकार को अपना कोई समाधान परमानेंट देना चाहिए। एमएसपी की गारंटी बहुत पुरानी किसानों की मांग है और किसान की समृद्धि के लिए, किसान के एक साधारण जीवन यापन के लिए ये अति आवश्यक है, 100% आवश्यक है। इसके ऊपर सरकार से निवेदन है कि जरूर से जरूर इसकी गारंटी का कानून बनाने का काम करना चाहिए। बाकी जो सहायक मांगे हैं उनके ऊपर विचार किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इंद्र जी से ले लेते हैं लास्ट कमेंट। देखिए राशि जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों की दूसरी बात, एमएसपी कानून की जो गारंटी हम कह रही आप प्रदान करते 10 साल 5 साल का एक अवधि पीरियड बना के देंगे, क्या इसको लाने के बाद इस काला बाजारी का जो बाजार है वो कम हुआ, उपभोक्ता के किसान के साथ साथ उपभोक्ता को कितना फायदा हो रहा है। अगर एमएसपी आने से उपभोक्ता को अधिक फायदा होता है, देश की आम जनता को फायदा होता है, तो एमएसपी की लीगल गारंटी कंटिन्यू करने का सरकार को प्रावधान रखना चाहिए। इससे किसान जगत को ही नहीं फायदा होगा, पूरे भारत को विश्व स्तर पर हमारे को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाएगा। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अपराजिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो किसान डटे हुए हैं, काफी समय से डटे हुए हैं। किसानों की कई तरह की परेशानियां हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली तो हम पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन की तैयारियां ही कुछ और है। शंभू बॉर्डर पर 144 धारा लागू कर दी गई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर 163 भी धारा लगाई गई है। कुछ जगहों पर आज झड़प की स्थिति देखने को मिली है। कोशिश यही रहेगी, किसानों को रोका जा रहा है लेकिन किसानों को नुकसान ना हो, क्योंकि फरवरी से लेकर किसान अब तक डटे हुए हैं अपनी कई मांगों को लेकर, जिसका कोई हल नहीं निकल सका। उम्मीद यही करेंगे कि समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।